इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये हम सबको पता है। और सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ बिग क्राइसिस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाउ। क्या होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? यूजुअली हमारे मेडिकल करिकुलम का पार्ट नहीं है ये, और हम डॉक्टर्स को भी नहीं पढ़ाया जाता। आईसीएमआर की रिसेंट स्टडी है, a lot of population means almost more than 70% of adult population has some kind of metabolic syndrome. What is metabolic syndrome? हम इसी पे आधारित ये पूरा वेबिनार है। डायबिटीज शुरू होने से पहले या डायग्नोज होने से पहले यू गो थ्रू ए टाइम पीरियड ऑफ मे बी मंथ्स टू ईयर्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक सिनोनिमस वर्ड यूज कर सकते हैं हम, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही जड़ है 95% ऑफ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के लिए। आप कोई भी डिजीज का नाम लीजिए, एल्जाइमर, गाउट, जिनको आपने सोचा है कि नहीं भी, पार्किंसोनिज्म, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इन सब के पीछे, इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सब के पीछे जो कारण है वो असली वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। बिफोर नोइंग कि भाई हम कैसे ठीक हों, उससे पहले आपको पहले अपनी हेल्थ की डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है कि हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। हम लोग सही से हेल्थ को डिफाइन नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते, और इसीलिए फिर हम बहुत सारे डिजीज़ के थ्रू जाते हैं। तो डिजीज़ ठीक करने से पहले हेल्थ को तो समझ लें। एक्चुअली हम सब ऑल ओवर द वर्ल्ड वी फॉलो ए सिक केयर सिस्टम, वी डोंट हैव ए हेल्थ केयर सिस्टम। हम बड़े बड़े नाम लिख देते हैं और ब्रांड्स के आगे हेल्थ केयर लिख देते हैं, बट इट इज़ नॉट हेल्थ केयर, इट इज़ सिक केयर। आप कब जाते हो डॉक्टर के पास? जब आपकी बीमारी डायग्नोज हो जाती है, जब आप डायबिटिक हो जाते हो, जब शुगर लेवल, आप कभी उससे पहले गए हो कई साल पहले कि लेट्स गो फॉर ए प्रिवेंटिव चेकअप, चलो पता करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे प्रिवेंट। यही आपके सामने इस ग्राफ में है। दिस रेड जोन इज वेयर वी आर डायग्नोज्ड विद अ डिजीज। हम यहाँ पे डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, हम डॉक्टर्स का भी ध्यान यहीं से शुरू होता है, इससे पहले नहीं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम यही पीला जोन है जिसमें हम लोग धीरे 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 अग्रसर होते हैं टुवर्ड्स डिजीजेस। अगर हम इस येलो जोन को यहीं पे ख़त्म कर दें, यहीं पे रिवर्स कर दें, तो बिल्कुल हम ठीक हो सकते हैं। जैसे कि एक बैम्बू प्लांट है, जब आप सीड लगाते हैं 5 साल तक उसका शूट जर्मिनेट तक नहीं करता है, बट आप पानी देते रहते हो तब भी उसकी जड़ें धरती में बढ़ती रहती है, बट ऊपर धरती के ऊपर 1 इंच भी दिखता नहीं है। बट जैसे ही वो स्प्राउट करता है, उसके बाद इतनी फास्ट उसकी ग्रोथ है कि इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड। वही होता है, यहाँ पे हमारी जड़ें बन रही हैं सीड्स की, यहाँ पे डायग्नोसिस हुआ जो स्प्राउट जर्मिनेट कर गई, और उसके बाद रैपिड ग्रोथ टुवर्ड्स ऑफ कोर्स डेथ। और आप देखेंगे किसी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली डिजीज़ का आपके पास इलाज नहीं है, यू जस्ट मैनेज दीज। और ये वही टाइम बम है जो धीरे 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 स्लोली टिक करता रहता है। क्या है ये टाइम बम? कैसे डिफाइन करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम? वी विल एलैबोरेट एवरीथिंग इन दिस वेबिनार। उससे पहले जाने इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया मेजर कॉज है हमारी 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज का, और इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ नाउअडेज। Before we begin in detail, let me introduce myself and my team. My name is Dr. Jayant Sharma, father of 2 beautiful unvaccinated daughters, an ultra marathoner, a fitness enthusiast, and an implementer, founder of this Protsan program, COVID Warrior, and we have been following this Protsan program for last 7 years now and preventing diseases. Dr. Garima, she is an integral part of our team. She manages and elaborates about diet and everything related to diet and yoga. I have been 15 years into experience with active sports and 17 years into the medicine practice. So the combination of these two things gives a lot of experience and knowledge to us and our team, so that we can design various protocols, जिसका नाम हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम रखा है, जिसके थ्रू, जिसकी वजह से हम बहुत सारे डिजीज़ को प्रिवेंट कर पा रहे हैं और ठीक भी कर पा रहे हैं, रिवर्स भी कर पा रहे हैं बिना दवाइयों के। सबसे बड़ी बात यह है। और इन सब के पीछे हमारे स्टॉलवर्ड डॉक्टर हैनेमन, महर्षि वाघभट और विलियम ओस्लर, सर विलियम ओस्लर, इनके जो कहने का कथन थे, इन्हीं के इंस्पिरेशन है कि 85 to 90% ऑफ डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड विदाउट अप्रोचिंग योर डॉक्टर, इंक्लूडिंग all the human disease I am telling you, 95%. That's the प्रोत्साहन प्रोग्राम। हम इन सब बीमारियों के जो आपके सामने नाम है, मोटापा, वैसे तो इसको हम बीमारी मानते नहीं है, फैटी लीवर ग्रेड 2 तो आजकल सारी एडल्ट पॉपुलेशन का है, तो छोड़ो ये क्या बीमारी है, तो नॉर्मल बात होगी।
डायबिटीज़ भी सबको दवाई खा रहे हैं, द सो कॉल्ड कंट्रोल है सिंड्रोम। कंट्रोल होने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद भी नॉर्मल लोगों से जल्दी कैटरेक्ट होता है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा डायबिटिक को स्ट्रोक होता है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं कि नहीं? तो आपका ये कंट्रोल है सिंड्रोम है ना, यही जड़ है बीमारी का, जो एक्सेप्टेंस है हमारी बीमारियों को लेके। नॉर्म बना लिया हमने इन सबको। हाई ब्लड प्रेशर कॉमन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑल दीज 5 थिंग्स आर नॉट सेपरेट डिजीजेस। आप इनको अलग अलग बीमारियां मानते हो, इनके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, जबकि ये अलग अलग बीमारियां है ही नहीं। बट हमारी मेडिकल एजुकेशन और ये फार्मा लॉबी का ये तरीका है कि हम लोगों को ये अलग अलग पढ़ाया जाता है। इवन हम डॉक्टर्स को भी मेडिकल करिकुलम में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम नहीं है। ये पांचों बीमारियां जो आपके सामने लिखी हैं, यही मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती है। और अगर बीमारियों को देखने का हमने नज़रिया नहीं बदला, तभी तो ये फेलियर आ रहे हैं। अब हमें बीमारियों को देखने का नज़रिया बदल लेना चाहिए, तभी हम इनको रिवर्स कर पाएंगे। आई रेड दिस बुक सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट। अगर आप सोचे ध्यान से, तो ये सब बीमारियां जो नाम 5 आपके सामने हैं, ये एक्चुअली बीमारियां नहीं है। दीज आर द वेज इन विच योर बॉडी, योर वाइटल फोर्स, जो आपकी प्राण वायु है, जो आपको जीवित रख रही है, जो लाइफ मैनिफेस्टेशन है, इन बीमारियों के नाम आपने दे दिए, बट ये उनका तरीका है अडेप्ट करने का, उन सब इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस का, और डाइट से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से जो आप दे रहे हो। तो आपका दिया हुआ स्ट्रेस आपकी बॉडी को अडाप्ट करने पे मजबूर करता है, ताकि वो ये सब बीमारियों के नाम आपको दे। ओवर अ पीरियड ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स अगर देखें, ह्यूमन एपिजेनेटिक्स स्टडी, जितना एवोल्यूशन हमारा हुआ है, ये सब बीमारियां धीरे 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 करके ही हम लोगों को सर्वाइवल बेनिफिट दे रही हैं। हम आज सर्वाइव कर रहे हैं, बस जी रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं, बट फिर भी सर्वाइव तो कर ही रहे हैं ना। तो ये बेसिकली वो बीमारियां हैं जो अडेप्टेशन है इस वाइटल फोर्स। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स भगवत गीता, हमारे वेदों, इवन भगवत गीता में जैसे लिखा है। उसके अलावा डॉक्टर हैनेमैन जो होम्योपैथी के फाउंडर है, इनका तो मानना यह था कि इसी के, आप अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए बार बार बहुत मिर्च खाते रहोगे तो पेट में जलन पैदा होगी। ये वाइटल फोर्स आपको इंडिकेट करिए कि भाई अब मिर्ची खाना कम कर दो। सिमिलर वे दिस वाइटल फोर्स गिव यू इंडिकेशंस। इन इंडिकेशंस को ही हम सिम्टम्स और साइंस की तरह जानते हैं डॉक्टर, और इन्हीं पे हम फिर आपकी ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं। होम्योपैथी तो बहुत ज़्यादा इसी पे आधारित है, 100%। सिमिलरली इट इज, जैसे चार्ल्स डार्विन बोला, जो भी स्पीशीज अडाप्ट कर जाएगी अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेके, वही सरवाइव करेगी। तो हम लोग सरवाइव तो कर रहे हैं एज ह्यूमन, बट बीमार होकर कर रहे हैं। क्यों ऐसी बीमारी हुई, क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस अचानक हो गए, क्यों इतनी बीमारियां ये सारी कॉमन होती जा रही है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वी विल एलैबोरेट। ये आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ गया, ठीक है। दिस इज द अडेप्टेशन जो धीरे धीरे टाइम बम टिक कर रहा है। अब अगर आप गूगल करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, इसमें लिखा है इंसुलिन रेजिस्टेंस कांट बी क्योर्ड, जो कि बहुत ही गलत है। इसी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। हम आपको प्रूव करेंगे ये कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं, इसके पीछे क्या बेसिक कारण है, तो जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो हम ये अलग अलग बीमारियां मान के इनके पीछे दवाइयां खाते रहते हैं, और फिर ये दवाइयां ज़िंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कैसे ठीक करना है? एक्चुअली जब हम ये दवाइयाँ ले लेते हैं, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम कंट्रोल है सिंड्रोम में पहुंच जाते हैं, और हमारा फोकस सिर्फ सिम्टम को कम कंट्रोल करने पे है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं करते। और कंट्रोल होने के बावजूद भी, सो कॉल्ड आपके ब्लड लेवल कंट्रोल है, फिर भी हमें बहुत सी बीमारियां मिलती हैं जो आपके सामने। एक्चुअली ये माइक्रो वेसल्स को डैमेज करती है। जितना टाइम आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में रहते हो, उतना टाइम आपकी बॉडी माइक्रो वेसल्स को डैमेज करती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये पांचों बीमारियां, मोटापा, फैटी लीवर, ये सब जब तक आपकी बॉडी में है तब तक ये डैमेज चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जिससे आपकी आंखें, किडनी, न्यूरोपैथी, बीपी। लोग सोचते हैं बीपी का कारण ही नहीं पता। 90% लोगों को हाइपरटेंशन असेंशियल बोला जाता है, यानी कि कॉज हमें नहीं पता। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही उसका कॉज है। और फिर उसके बाद जो ये दवाइयाँ हैं, एक तरफ से तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको मारा, दूसरी तरफ से जो आप दवाइयाँ ले रहे हो, ये WHO का ऑफिशियल पेज है। जैसे मेटफॉर्मिन, कॉमनेस्ट सॉल्ट जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। वेलसार्टन सॉल्ट, कॉमनेस्ट जो आप यूज़ करते हो बीपी कंट्रोल करने में, जैसे टेल्मा वगैरह। और फिर गैस की गोलियाँ जो जो तो टॉफ़ियों की तरह आप खा रहे हो, पेंडी, पेंटोसिड, रेनिटिडिन, इन सब में इम्प्योरिटीज पाई गई हैं जो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। और फिर हम पूछते हैं भाई कैंसर इतना कॉमन क्यों हो रहा है?
सेम इंसुलिन रेजिस्टेंस। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे कंट्रोल है सिंड्रोम एक बीमारी से शुरू होते हैं जैसे आप देखेंगे, और इस तरह का पर्चा हमारे सामने अचानक आता है जब अचानक स्ट्रोक आता है और एडमिट होता है पेशेंट। तो इसमें क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस, हाइपरटेंशन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एफयूसी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, और हो गया थैलेमिक ब्लीड यानी कि स्ट्रोक। और दवाइयाँ देखो कितनी है, मतलब आप तो बस दवाइयों पे जिंदा हो। और बीमारियों की लिस्ट देखिए, ये सब अलग अलग बीमारियां आपको लगता है, नहीं, ये क्योंकि थ्रू आउट मेटाबॉलिक सिंड्रोम को किसी ने रिवर्स करने की कोशिश ही नहीं की, ना डॉक्टर ने बताया ना पेशेंट ने ध्यान दिया, एंड रिजल्ट ये पहुंचता है। क्या इन्वायरमेंट में चेंज आया, शुगर कॉन्स्पिरेसी हुई थी आज से 50-60 साल पहले। क्या है ये शुगर कॉन्स्पिरेसी, बहुत एलेबोरेशन में हम डाइट जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जान लिया क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जान लिया, अब इसको टेस्ट कैसे करना। बहुत ही सस्ता सा सिंपल सा टेस्ट है जो कराया जाना चाहिए बट कोई नहीं कराता। और हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम जब हम इंडक्ट करते हैं तो उससे पहले ये ब्लड टेस्ट ज़रूर कराते हैं। आप ब्लड शुगर कराइए और इंसुलिन फास्टिंग कराइए, कोई नहीं कराता इंसुलिन, सब बस शुगर के पीछे। इंसुलिन फास्टिंग कराते ही आपको एक डाटा आपके सामने आएगा, ये एक ही ब्लड सैंपल से होना चाहिए, मिनिमम 600-700 रुपये में ये टेस्ट हो जाते हैं। इसमें क्या है, जब आपका जो भी डाटा आपके सामने आए इंसुलिन और शुगर के अलावा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और इनको फिर जो भी सम आए उसको 405 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 1.5 या उससे नीचे है तो समझ लो आप हेल्दी हो, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं हो, नहीं तो उससे ज़्यादा है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये डाटा फ्रैंक डायबिटिक जो ऑलरेडी डायबिटिक है, जो दवाइयों पे पता है हमें, उन पे ये सही से कैलकुलेटेड नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस, धीरे धीरे इंसुलिन बनाना कम कर चुके हैं क्योंकि इतने साल से उनके पास जो है डायबिटीज़ और दवाइयाँ हैं। ये उनके लिए ये टेस्ट आपको 5 से 7 साल पहले, बल्कि 10-15 साल पहले बता सकता है कि आप आगे जाकर डायबिटिक होंगे। ठीक है, कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस काम करता है, क्या साइंस है। इंसुलिन एक्चुअली एक बॉडी में हमारे चाबी की तरह काम करते हैं, ये रिसेप्टर पे जाके लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन रिसेप्टर पे इंसुलिन जाके अटैच होगी सेल में, तब ग्लूकोज की चैनल खुलती है और वो ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर जाता है और फिर वो यूजअप होता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है और शुगर अंदर जा नहीं रही, तो हमारी बॉडी के सेल्स को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलती। तो क्या होता है, जो टिपिकल सिम्टम होते हैं, फिर भूख लग जाती है खाना खाती, पॉलीफेजिया, प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि यूरिन फ्लो ज़्यादा होता है, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया जो है ये एक विशेष साइकिल के रूप में आपके सामने आ जाता है क्योंकि आपकी बॉडी ग्लूकोज सही से यूज़ नहीं कर रही, आपको दोबारा भूख लगती है, फिर आप वीक फील करते हो, फिर खाते हो और ये चक्कर चलता रहता है और शुगर लेवल बढ़ता रहता है। जो मैं बता रहा हूँ इंसुलिन कैसे ये शुरू कर सकते हैं, जब हम ये टेस्ट कराते हैं आपके इंसुलिन, आपकी शुरू में 90 आती रहेगी शुगर, 90 शुगर को आप ठीक मानते हो, है ना, लेकिन आपकी इंसुलिन बढ़नी शुरू हो जाती है। आइडियली 3 या उससे नीचे इंसुलिन होनी चाहिए, मैक्सिमम 5। हम लोग फिर भी 10 तक आपको एक छूट दे देते हैं कि 10 तक चलो आप चला लो, लेकिन होना ये आइडियली 5 चाहिए एक्सट्रीमली फिट लोगों का। तो कुछ साल बाद आप देखोगे शुगर अभी भी नॉर्मल है, देख रहे हैं 92, आपको लगता है शुगर तो है ही नहीं, ना होगी, लेकिन इंसुलिन बढ़ना शुरू हो गया। बाय ईयर 15 जब आप ये गलतियां करते जा रहे हो, अब ये ईयर्स जो है ना, ये चेंज हो सकते हैं आपकी गलतियों, अगर आप बहुत रोज़ ही गलतियां करते हो, रोज़ ही गलत खाते हो, जो मैं अभी बताएंगे हम आपको 7 कारण, तो फिर ये ईयर और शॉर्टन हो जाएगी ये स्पैन। अब इंसुलिन 15 पहुंच गया, और कमाल की बात क्या है, पैथोलॉजी लैब्स में जब रिजल्ट देते हैं तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 23 लिखी है, तो आप 23 तक इंसुलिन को नॉर्मली मानते जाओगे, ये मानोगे नहीं कि ये बीमारी है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस तो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब जब जब 25 पहुंच जाएगी तब जाके आपकी शुगर बढ़े, अब आप बोलोगे शुगर हो गई, अब तो शुगर हो ही गई, अब रिवर्स कैसे करें, चलो जी दवाई पे शुरू हो जाते हैं और बन जाओ गुलाम दवाइयों। अगर हम यहाँ टेस्ट कर लें इस येलो जोन में और इसको यहीं से रिवर्स कर लें तो हमें डायबिटिक नहीं होंगी और भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारियां नहीं होंगी। और एक मिथ बहुत लोगों को रहता है कि मेरे फादर को डायबिटीज़ है, मेरे फादर को मदर को बीपी है, स्ट्रोक हुआ था तो हम सबको ये होगा। दीज आर एपिजेनेटिक चेंजेस नॉट जीन्स। जीन्स के बावजूद भी सभी कैंसर की किताबों में आप देखेंगे लिखा हुआ है, जो हाईली अक्लेम्ड टेक्स्ट बुक्स है, मेरे पास भी एक है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ जिस ये, इसमें भी यही लिखा है कि जैसे जैसे आप गलतियां करते हो, आप एपिजेनेटिक चेंजेस करते हो, तभी जीन्स स्विच ऑन होते हैं या उनको पढ़ सकती है हमारी बॉडी और बीमारियां पैदा कर सकती है।
तो यही इतनी एम्पावरिंग नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने जीन्स तक स्विच ऑफ कर सकते हो अगर आप कारणों को जान जाओ और आदतों को सही करो। इसे एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। अब क्या 7 कारण है? इन 7 कारणों में 2 कारण एक्सरसाइज से रिलेटेड है, 4 डाइट से और 1 स्ट्रेस से। इन 7 कारणों को आपने डिटेल में समझ लिया तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारणों को समझ जाएंगे और उनको रिवर्स कर पाएंगे। पहले हम आपको कारण डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका इनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। सबसे पहला कारण ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। लेकिन इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, मोटापे को आप मान चुके हो कि ये बीमारी है ही नहीं, जबकि मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है, हर बीमारी की जड़ है, इवन कैंसर की स्मोकिंग के बाद लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज है ओबेसिटी। और इंडिया रैंक्स सेकंड, इंडिया इज द, और जल्दी ये नंबर 1 पे आने वाले हम लोग। इस तरह का शरीर ना लेके घूमते रहते हैं और सोचते हैं हमें मोटापा कोई बीमारी नहीं है। तो ऑलमोस्ट कोई भी आप डिजीज़ देख लो, वहाँ आप पढ़ोगे जब कॉज में, इटियोलॉजी जिसको कहते हैं, जब आप पढ़ोगे किसी भी मेडिकल बुक में या मेडिसिन की किताब, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, आपको इन सब बीमारियों में पहला कॉज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ओबेसिटी मिलेगा, इंक्लूडिंग आर्थराइटिस जिसको आप बोलते हो, नहीं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये देखिए कैंसर का लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज है ओबेसिटी। और हमारे बच्चे आप देखो, दिल्ली में 70% स्कूल गोइंग किड्स अंडर द एज ऑफ 10 आर ओवर वेट नाउ। कैसे? देखिए, इमेजिन कीजिए आपका सेल है। अब आपका सेल इतना मोटा है तो ये आपका इंसुलिन का रिसेप्टर की शेप है, पैकमैन की तरह यहाँ दिखाया आपको इजी करके। अब यहाँ आके इंसुलिन अटैच होती है और तभी ये ग्लूकोज इसके अंदर जाता है। बट अगर सेल का डायमीटर बढ़ गया तो ये जो पैकमैन है इसकी शेप चेंज हो जाती है। अब वो इंसुलिन जो चाबी थी इस ताले की, अब ताले की शेप बदल गई, अब वो चाबी से खुलेगा नहीं, तो वो ग्लूकोज अंदर जाता नहीं है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो नंबर 1 कॉज इज ओबेसिटी। नंबर 2, इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, हमेशा मैं ये बोलता हूँ। अब आपको लगता है कैसे, ये कुर्सी पे साल 10 साल बीतते रहते हैं, तभी मिडल एज में जाके, अब तो खैर मिडल भी नहीं रही क्योंकि इतनी गलतियां कर रहे हैं कि 25 साल से, उससे भी पहले डायबिटीज शुरू हो जाती है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैसे करता है अभी बताते हैं। ह्यूमंस की ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो स्ट्रक्चरल मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या है, सारा दिन हम खाते रहते हैं, मसल्स को मूव नहीं करते, ये ग्लूकोज बर्न ही नहीं होता। ये जो रिसेप्टर है, ये धीरे धीरे इनकी रिसेप्टर की संख्या बॉडी कम कर देती है, क्योंकि आप डिमांड क्रिएट नहीं करते अपने मसल से। ये जो ग्रे लाइन है इसके नीचे मसल सेल है, इससे ऊपर कैपिलरीज है ब्लड। तो ये ग्रे लाइन के नीचे आप मसल रिसेप्टर, क्योंकि मसल्स को मूव ही नहीं कर रहे और सोचते वॉक करते रहते हैं, और सारे डॉक्टर भी डायबिटीज़ को बोलते हैं वॉक करो, कम से कम 20 किलोमीटर वॉक करोगे तब जाके आप कैलोरी डिफिसिट क्रिएट कर पाते हो। इतना टाइम है आपके पास? तो ये मसल्स में जब तक स्टिमुलेट नहीं करोगे तब तक ये रिसेप्टर की संख्या बढ़ेगी नहीं, इंस्पाइट ऑफ टेकिंग हाई डोजेज ऑफ इंसुलिन। लोग देखा है आपने, सोचा है इंसुलिन के इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं आती। यही कारण है, क्योंकि रिसेप्टर तो है ही नहीं बॉडी में, और ये रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ एंटी ग्रेविटी या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हो सकता है। हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे एक फिजिकल प्रैक्टिकल वर्कशॉप करने वाले हैं 10 अक्टूबर को पश्चिम विहार में, जिसमें हम लाइव, मैं और डॉक्टर गरिमा आपको सिखाएंगे कि ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हम ये कर रहे हैं, सिर्फ 1000 रुपये पे। आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो अभी लास्ट में आपको दर्शाया जाएगा, उसमें आप दिखा सकते हो। तो जब तक आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करोगे रजिस्टर करके, तब तक आप ये रिसेप्टर बढ़ाओगे नहीं और डायबिटीज़ कम होगा नहीं। थर्ड कॉज, डाइट हाई इन रिफाइंड शुगर। जो आप आजकल खाते हो ना, जितनी नरम आपकी रोटी उतना ही रिफाइंड आपका आटा, ये समझ लो, क्योंकि ग्लूटेन ज़्यादा होने से। और ये आपकी सैड रियलिटी है, स्टैंडर्ड अमेरिकन, स्टैंडर्ड इंडियन डाइट यही है। 80% आपका खाना या कैलोरीज सिर्फ 3 चीज़ों से आता है, आटा यानी गेहूँ, चीनी और दूध। खुद पे भी आप एनालाइज कीजिएगा। तो इसी वजह से, हाई कैलोरी फूड खाने की वजह से और डाइट में फाइबर की कमी होने से ये आपको डायबिटीज़ होता है, क्योंकि इतनी कैलोरी खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, वो लिवर एक तिजोरी की तरह काम कर रहा है और फैट इकट्ठा कर रहा है। थर्ड कॉज, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये बड़ा एक मिथ है इंडियंस के ऊपर, और इस पे हम डिटेल्ड वेबिनार कर चुके हैं, कई वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में इसकी समराइज़ कर देता हूँ। जब तक आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं छोड़ेंगे, यानी दूध, दही, पनीर या एनिमल से आने वाला प्रोडक्ट, मीट और अंडे, जब तक ये खाना बंद नहीं करोगे,
तब तक आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते, बीपी को ठीक नहीं कर सकते, मोटापे को कम नहीं कर सकते। क्यों? एक तो सिंपल सी बात, ये सारी चीज़ें कैलोरीज में बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल, आधा ग्लास दूध और एक बड़ा बाउल ब्रोकली, दोनों में बराबर कैलोरीज है। वो ब्रोकली 4 लोग खा के पेट भर सकते हैं, बट ये आधा ग्लास दूध तो 1 ही मिनट में आपके अंदर। तो इसलिए ये सारे एक तो हाई कैलोरी फूड्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, हार्मोन्स। कितना भी आप घर की गाय पाली हो जिसको नई इंजेक्शन लगाते, तो भी उसमें हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी डिमांड करती है वो, तभी वो बच्चे पैदा कर सकती है, तभी उसका वेट बढ़ सकता है, तभी उसके बच्चे का वेट बढ़ सकता है। तीसरा, आज की डेट में दूध, दही, पनीर, ये सब की ना एक तरह से खेती हो रही है, और अंडों और मुर्गों की भी। तो एंटीबायोटिक इनमें बहुत है, जीनो एस्ट्रोजन बहुत है, तो फॉल्स एस्ट्रोजन देते हैं। लेडीज में जितने कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट, यूट्राइन और फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन इश्यूज, पीसीओडी, इन सब के पीछे ये ईस्ट्रोजन, जीनो एस्ट्रोजन, जो कि प्योर दूध में भी है। तो जीनो एस्ट्रोजन कम किए बिना आप इन बीमारियों से, तो लेडीज़ को तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए डेयरी प्रोडक्ट। सेकंड, हार्ट डिजीजेस, इन सब में हाई मात्रा होती है कुछ अमीनो एसिड, जिनमें मीथ्योनिन है, जो कि एक प्रीकर्सर होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और और एक और बात बताऊं, एक भी प्लांट सोर्स नहीं है जिसमें नेचुरल कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ आपकी उन डिजीज एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाए। उसके बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो प्योर मिल्क में भी है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये इंसुलिन लाइक है, तो फिर ये उस ताले की पे जाके अटैच हो जाता है, और इंसुलिन हमारे ब्लड में घूमती रहती है, और इंसुलिन लेवल बढ़ता है, तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस में पहुंच जाते हैं। लोगों को ये लगता है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, बिल्कुल गलत है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से डायबिटीज़ होता है, और उसी को टेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा स्टेरॉइड्स तो हैं ही, और कैलोरी स्पाइक, क्योंकि इतना ज़्यादा कैलोरी एक साथ हम खाते हैं, जैसे दूध के बारे में बात की, तो एकदम से इंसुलिन स्पाइक होता है, जिससे हमारा वेट भी बढ़ता है और हमें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी मिलता है। उसके अलावा जानवरों में जितनी बीमारियां हैं वो ह्यूमंस को आ सकती है। और वर्ल्ड हंगर, ये जो पोल्यूशन 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 आप चलाते रहते हो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपका प्यार है एनिमल फूड। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज यूज़ करके 80% जो हम खाना उगा रहे हैं ना, वो एक्चुअली एनिमल्स को खिलाने के लिए उगाया जा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड ओवर हम इतने बड़े मीट ईटर्स हैं। अभी रिसेंट एक WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक स्टडी आई थी कि अगर इंडियन वे ऑफ फूड होना, जो भारतीय खाने का तरीका है, अगर वो यूज़ करें तो सिर्फ 1% रिसोर्स में हम पूरी अर्थ को खाना खिला सकते हैं। सोचिए। तो अगर पॉल्यूशन की शिकायत आप करते हो तो वीगन होना आपका धर्म है। और ये जो दूध वाला मिथ है ना, इसको लेके अब ब्लू जोन्स भी है। मैं एक एग्जांपल्स के लिए आपको, 6 ब्लू जोन्स हैं वर्ल्ड में, ये आपको मैप पे दिख रहे हैं। यहाँ लोग बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना दवाई खाए, 90 उम्र से ज़्यादा एवरेज है उनकी। सेंटेरियंस हैं ये लोग, 100 साल जीते हैं। जापानीज, ये ओकिनावा के बारे में सुना है, कैरिया, ग्रीस, सार्दिनिया, इटली, ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में एक है, इंडिया को छोड़ के। मतलब एशिया में एक भी जो है ब्लू जोन नहीं है, क्योंकि हमारा खान पान इतना बदल गया। क्यों? अब ये लोग तो डेयरी बिल्कुल नहीं खा रहे, देखिए। और ये हाई प्रोटीन लोग बोलते हैं, हाई प्रोटीन लो कार्ब फूड खाना चाहिए। सब डाइटिशियन इसी के पीछे पड़े हैं आज के। इनकी डाइट देखिए, इनकी डाइट में 70% तो कार्ब ही है, ऑलमोस्ट प्रोटीन तो है ही नहीं। और बाकी एनिमल फैट और प्रोटीन देखिए सिर्फ 15%। ये आपका मिथ है लोगों का कि प्रोटीन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ये लोग तो इतने लंबे लंबे जी रहे हैं, तो हम क्यों ना इनसे एग्जाम्पल लेके अपनी डाइट को ऐसा चेंज कर लें। लेकिन ये वो वाला कार्ब नहीं है जो आप खाते हो, मैदा, चीनी। ये है कॉम्प्लेक्स कार्ब, जैसा नेचर ने दिया है वैसा। मोस्टली ये डाइट इनके सामने, आपके सामने। ये बीन्स खाते हैं, स्वीट पोटैटोज, टोमेटो, स्पिनच, नट्स, ये सब, मशरूम्स, ये सब खा के जीवित है। और इंडिया के बारे में, इंडिया में वैसे ब्लू जोन तो है नहीं, फिर भी एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव तो ले लें। हरियाणा, पंजाब, यूपी, तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं जहाँ पे मीट और इनका सेवन होता है। स्ट्रोक ले लो, कैंसर ले लो, कैंसर की तो कैपिटल बन चुका है पंजाब। और आप कोई भी इनमें से बीमारियां उठा लो, आर्थराइटिस ले लो। और यही बीमारियां जब आप चले जाते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ दूध दही बहुत कम, और हिमाचल, तो देखोगे आप बीमारियां कम है। अब आप डाटा को तो डिनाई नहीं कर सकते ना। अब इतना क्या ऑब्सेशन है मिल्क प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद लो फाइबर डाइट, द थर्ड कॉज इन डाइट। जब आपकी 80% डाइट निर्भर ही ऐसी चीज़ों पे है जिनमें फाइबर है ही नहीं। दूध,
आटा और चीनी, तो फाइबर है ही नहीं, तो फाइबर कम होगा ही ना बॉडी में। अब फाइबर, ये देखिए डाटा, 98% लोग इनफ वेजिटेबल ही नहीं खाते। एक्चुअली जितना आपका बॉडी वेट है उसका 1%, यानी कि 700 ग्राम 70 किलो आदमी को रॉ फूड खाना चाहिए, और उसमें से 700 ग्राम से भी 70 ग्राम एटलीस्ट, यानी 0.1% ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए रॉ। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो मोस्टली आपकी डाइट, ये मोटा मोटा हिसाब बताया आपको। अब जब हम लो फाइबर डाइट खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, और उल्टा जब हम हाई फाइबर डाइट खाते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म सही होता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम मैंने बोला, तो मेटाबॉलिज्म सही तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ठीक। अब आप उस ब्लू जोन, उस ग्रीन जोन से येलो जोन की तरफ, ग्रीन जोन की तरफ आप वापस रिवर्स कर रहे हो, रेड जोन में नहीं जाओगे। डाइट खाने से पहले हम इतने नॉन माइंडफुली खाना खाते हैं, अनमाइंडफुली टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन सामने है, बच्चों को भी वैसे खिला रहे हैं, दिमाग में दसियों टेंशन लेके खाना खा रहे हैं, और उसी वजह से चबाते नहीं है खाने को। और ये बताया गया कि जितने स्लो ईटर्स हैं जो खाना चबा के खाते हैं उनको मेटाबॉलिक डिजीजेस बहुत कम होती है। ये देखिए, जब आप हाई फाइबर डाइट खाते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा फाइबर किसमें, कैबेज, जो आप खाते ही नहीं हो, कीड़े की, कीड़ा है जी, कीड़ा है जी, कीड़ा है। इतना बड़ा मिथ है ये। वो कीड़ा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, वो किसी भी सब्जी में हो सकता है, बेचारी कैबेज एक बदनाम हो गई है। सबसे ज़्यादा फाइबर कैबेज में, ब्रोकली में, और इस फैमिली में कैबेज की, प्याज में है, लहसुन में है, बहुत सारे और। तो जब हाई फाइबर डाइट खाते हो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका गट माइक्रोबायोम अच्छा रहता है, आपको जो है शुगर होने वाली चीज़ें कम होती हैं। और कैसे खाना खाते हो, व्रत हम रखते ही नहीं, घड़ी के मुताबिक खाना खाते हैं। भूख है या नहीं, अभी पिछला खाना पचा है या नहीं, हमने दोपहर का लंच करना ही करना है। सुबह जबकि पेल के हम खा चुके हैं इतना ज़्यादा ओवर कैलोरीज, तो घड़ी से खा रहे हैं, तो हम इंटरमीडिएट फास्टिंग का यूज़ नहीं कर रहे, बिना सोचे समझे खा रहे हैं, चबा नहीं रहे, निगल रहे हैं खाने को। तो आधी डाइजेशन उतनी मुंह में होनी थी वो होती नहीं है। एसिडिटी जो बढ़ती है, अल्कलाइन मुंह में सलाइवा होता है, वो हम यूज़ नहीं कर रहे। उसके अलावा फास्टिंग हम यूज़ ही नहीं करते। तो खाना खाने का तरीका भी हमारा गलत होने की वजह से एक बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में होते हो क्रॉनिक, तो बॉडी ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो स्टेरॉयड की तरह होते हैं, और आप सब जानते हैं स्टेरॉयड शुगर बढ़ाता है। तो इसीलिए स्ट्रेस भी, क्रॉनिक स्ट्रेस भी डायबिटीज़ बढ़ाता है। आपने सुना होगा अचानक कुछ न्यूज़ आई बिजनेस लॉस की, और अभी शुगर ठीक थी, सीधा 400 इंसुलिन लेने के बाद भी। ये स्ट्रेस का कारण है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हम ये अडेप्टेशन पे मजबूर कर रहे हैं अपनी वाइटल फोर्स को, और इस अडेप्टेशन के कारण ही हमने बीमारियों के नाम ले लिए, इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। पहले समझते हैं क्या कारण एडेप्टेशन के, फिर समझेंगे कैसे उनको ठीक करना है, कैसे इन एडेप्टेशंस को ठीक करना है। अब इंसुलिन इज़ अ फैट स्टोरिंग हार्मोन, ये समझ लो, ये आपके किचन की पेंट्री की तरह है। जितना आप खाते हो इंसुलिन, जैसे मुंह में जाता है खाना, आपका पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट करता है। अब इंसुलिन इज़ अ फैट स्टोरिंग हार्मोन, तो ये फैट को स्टोर करता रहेगा। जब आप खाना नहीं खाते हो, अपना गैप देते हो, व्रत रखते हो, व्रत आपके वाले व्रत नहीं जो अभी आपने किए होंगे नवरात्रों में, स्पेशल थालियाँ, आलू बोंडे आ रहे हैं या क्या, वो जो आजकल कुट्टू का बोंडा जोमेटो पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड आइटम थी ड्यूरिंग दीज फास्ट। तो जो ये फास्ट ठीक से नहीं कर रहे हो, तो ये आप साइंस को यूज़ नहीं कर रहे हो। तो जब आप खाना नहीं खाते हो, कुछ नहीं बॉडी को देते हो, तो ये इंसुलिन कम होता है। अब इंसुलिन कम होगा तो इंसुलिन फैट स्टोरिंग है, तो फैट बर्न होगा। ये ग्राफिकली समझाता हूँ। जो आप सबसे पहला ग्राफ है, ये आपकी आज की दिनचर्या है। रात का डिनर हैवी करके सोए हैं, जब सोए हैं तो सुबह 4 बजे के आसपास थोड़ा जब बॉडी में शुगर यूज हुई, तो ये ग्रीन जोन यानी फैट बर्निंग जोन में गया। अब ये सुबह का नाश्ता बेड टी के साथ, फिर ये चाय दोपहर की, फिर इवनिंग स्नैक, फिर इवनिंग टी, डिनर, और डिनर के बाद आजकल आइसक्रीम तो बहुत ज़रूरी है, या सर्दियों में हलवा। अब सारा दिन ही आप फैट स्टोरिंग जोन में, और फिर बोलते हो हम तो कुछ खाते ही नहीं जी, पता नहीं क्यों मोटो ही जा रहे हैं। सिमिलरली जब आप फास्टिंग करते हो, इंटरमिटेंस फास्टिंग, जो हम आपको बताएंगे कैसे, तो आप ये ग्रीन जोन में चले जाते हो। अब खाना नहीं दे रहे हो, इंसुलिन कम हो गया, फैट बर्न हो गया। और जब लॉन्ग टर्म फास्ट करते हो, जैसे मैं हर एकादशी पे ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म फास्ट करता हूँ, कम से कम 36 घंटे तक नमक चीनी कुछ नहीं जाता मेरे अंदर, तो आप देखते हो लॉन्ग टर्म वाटर फॉस्ट से आप ये तो बर्न कर ही रहे हो, साथ साथ आप कैंसर सेल्स को भी खा जाते हो। इसे ऑटोफेजी कहते हैं, अभी समझाएंगे इसके बारे में।
अब ये अडेप्टेशन हुई क्यों, क्या चेंजेस आए हमारे इन्वायरमेंट, क्योंकि अडेप्टेशन तो हम इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में ही करते हैं ना, बॉडी। तो क्या चेंजेस आए, हिस्टोरिकली हम लोग हंटर गैदरर्स रहे हैं, यानी कि हमारे पूर्वज जंगलों में थे, खेती बाड़ी सीखने से पहले की बात कर रहा हूँ, हजारों साल पहले की बात। तो बॉडी उसी तरह से इवोल्यूट हुई है, इवॉल्व हुई है। तो क्या होता था पहले, शिकार कभी मिला कभी नहीं मिला, कई बार तो कई कई दिन कुछ खाने को नहीं मिलता, थोड़े बहुत कंदमूल पे जिंदा रहते थे। फिर हिस्ट्री हुई, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, उसके बाद समझा, फिर भी हम मूवीज़ में भी बोलते हैं 2 वक्त की रोटी कमा पा रहे थे जब तक स्टोरेज वगैरह कम थी। और अब रिसेंट टाइम सन 70 से जब चीनी इंट्रोड्यूस हो गई, चीनी कॉमन हो गई, शुगर कॉन्स्पिरसी हो गई, अब 3 मील्स तो खाने खाने, 3 टाइम रोटी, 2-3 टाइम चाय भी चाहिए, फिर कभी कभी स्नैक्स कोई आ गया तो, और उसके बाद हमारे बच्चों के हाथ में देखते हो कुछ ना कुछ उनको शुगर बॉम्ब चाहिए ही चाहिए। मतलब ये जो कॉफ़ी कंपनीज आ गई हैं इतनी बड़ी बड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं आपके सामने। एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटी सी लिम्का, गर्मी लग रही है जी, लिम्का, एक लिम्का 300 ml में भी आप पीछे पड़िए GDA लिखा होता है उस पर, ग्रॉस डोमेस्टिक, जो पूरे दिन के आपके खाने का 25-30% आप उसी लिम्का में खा गए हो, और फिर बोलते हो हम तो कुछ खाते ही नहीं। ये आपके और क्लियरली समझाते हैं ल्यूसिडली। पहले आप क्या होता था, जब खाना मिला फीस्ट, त्योहार आए हमने फीस्ट कर ली जैसे आजकल, फिर फेमाइन आ गया, सूखा भी पड़ता था। अब वो सब तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो फूड स्टोरेज इंस्ट्रूमेंट्स हैं इतने अच्छे हो गए हैं कि हम एक्सेस में ही हमारे पास खाना है। फेमाइन तो आ ही नहीं रहा, फीस्ट ही फीस्ट हो रहा है, ओनली फीस्ट। फीस्ट और फेमाइन का बैलेंस नहीं है, इस वजह से हमारा इंसुलिन कम ही नहीं हो पा रहा, हमेशा हाई इंसुलिन जोन में ही है हम लोग, जबकि होना ऐसे चाहिए था। अब ये हम खुद क्रिएट कर सकते हैं फेमाइन, जो टाइम एंड टाइम व्रत रख के, इसलिए फैटी लिवर आप ठीक कर सकते हो व्रत रख के। इसीलिए आपकी पेंट्री खाली नहीं हो रही, और लिवर एक तिजोरी है आपकी। लिवर जो है सारे इस एक्स्ट्रा कैलोरी को इकट्ठा करता है फैट के रूप में, उसी से कोलेस्ट्रॉल, उसी से बीपी, उसी से मोटापा, उसी से फैटी लिवर, और उसी से डायबिटीज़ हो रहा है। अब शुगर कॉन्स्पिरेसी क्या हुआ था, एक्चुअली लोगों ने ये बोल दिया, हमारी न्यूट्रिशन इंडस्ट्री ने, और न्यूट्रिशन जो है ना, ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये भी निर्भर करते हैं इन कंपनीज के ऊपर। तो कोका कोला ने दबा के पैसे खर्चे रिसर्चर्स पे, रिश्वत दी, और भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, बट मेनली यही। तो उसके बाद ये जितनी ड्रिंकिंग कंपनीज ये सब आई, और केलॉग्स वगैरह जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कंपनीज आई, इन्होंने क्या किया, शुगर कॉन्स्पिरेसी की। न्यूट्रिशन ने बता दिया कि फैट खाना बहुत ख़राब है, सारी प्रॉब्लम तो फैट से। आप भी सुनते होगे ना, भाई घी मत खाओ नहीं तो कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली हमारी बॉडी सिर्फ 25% कोलेस्ट्रॉल फूड से लेती है, बाकी खुद लिवर बनाता है। असली कल्प्रिट चीनी थी, तो इन्होंने क्या बोल दिया, फूड चीनी कोई खतरा नहीं है, चीनी तो हमारी बॉडी ग्लूकोज पे ही जिंदा है, इसलिए ग्लूकोज खाई जाओ और फैट बंद कर दो। जबकि हजारों साल से हम वेदों में पढ़ते हैं कि घी का हिंदू धर्म में या हिंदुइज्म में यूज़ हो रहा है, लेकिन इतने बीमार तो तय नहीं थे। जब से हमने चीनी को कॉमनाइज कर दिया है, ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है। तो कैसे ये कॉन्स्पिरसी ने हमारी न्यूट्रिशन की जो गाइडलाइंस है उनको चेंज किया, फिर पॉलिटिशियंस और सब ने मिलके हमें गाइडलाइंस दी, हमने सोचा ये सही कह रहे हैं, हम उनको मान लिए और फैट खाना छोड़ दिया। और ये जबकि कीटो डाइट में ज़्यादा फैट खाते हैं तो वेट लूज होता है, हाँ, बाकी उसको बहुत गाइडेड वे में, रेगुलेटेड वे में करना होता है। ये देखिए ना आपके बच्चे, अब बताओ, सारा दिन इस शुगर पे ही हो ना। अब आपको समझ आ रहा है क्यों फैटी लिवर कॉमन है। मेरे पास एक बच्चा आता है सबसे छोटा, 8 साल का, जो ग्रेड 2 फैटी लिवर में। कहाँ हमारा फ्यूचर है सोचो, कहाँ हमारी बीमारियों के, ये यही हो रहा है ना, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम आ रही है। जितने टाइम अब इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है, अभी आपने समझ लिया अडेप्टेशन, जितने टाइम ये अडेप्टेशन है उतना टाइम हम अपने सेल्स के ऊपर लगातार डैमेज कर रहे हैं, और जेनेटिक, जो मैंने बोला था, एपीजेनेटिक चेंजेस कर रहे हैं। अब उससे वो जीन्स ऑन हो रहे हैं जिससे कैंसर हो रहा है, जिससे बीमारियां हो रही हैं, जिससे और भी हर तरह की बीमारियां हो रही हैं। अब गुलामी के कारण हमने समझ लिया, हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में गुलामी से बचाते हैं। तो ना दवाइयाँ, ना हमें, इसीलिए हम ये लाइव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार हिस्ट्री में, इसीलिए हम ये लाइव फिजिकल सेशंस भी इस बार से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आप लोग सही एक्सरसाइज के तरीके समझ लो। अब हमने ये चाहिए, हमें हमें इस तरह की आज़ादी की ज़िंदगी चाहिए ना बीमारियों से।
तो हम ये 5 प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में, जिसमें इन सब के बारे में आपको हमारे बैचेस अभी करंटली 7th बैच चल रहा है, हम इनके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज देते हैं, सही जो मिथ बस्टिंग होती है। डाइटिशियन रेगुलर आपको डॉक्टर गरिमा फॉलोअप देती हैं ताकि आपकी डाइट डिज़ाइन की जा सके। एक्सरसाइज मैं खुद सिखाता हूँ, योगा डॉक्टर गरिमा, उसमें लाइव सेशंस भी होते हैं मंथ में एक बार, और कई सारी वीगन रेसिपीज़ दी जाती हैं ताकि आप अपना टेस्ट भी मिस ना करो। और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा इस वेबिनार में, जो आपको पता ही नहीं, डेली आप यूज़ करो किचन में पड़ी चीज़ें जो आपको रोज़ ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम देगी। डाइट की सबसे ब्यूटी क्या है कि डाइट को ठीक करते ही ना आपकी नेक्स्ट मील, जैसे ही आप नेक्स्ट खाना खाओगे, वो आपकी दवाई का काम करती है। तो डाइट में चेंजेस करना सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रोत्साहन। अब क्या डाइट है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकती है? उसमें 2 बेसिक पॉइंटर्स हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना, जो मैं बता रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा कैलोरी खा रहे हैं हम तो हमारे लिवर में फैट जमा हो रहा है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज़ करना। ये डाइट की जनरल गाइडलाइंस जो हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। कोई प्रोसेस्ड फूड हम नहीं देते, कोई ये सप्लीमेंट्स हम नहीं देते। आजकल आपको बोलते हैं ये खाओ, प्रोटीन सप्लीमेंट खाओ, वो खाओ, सिवाय विटामिन डी, B12, वो भी जिनका बहुत कम है, उसकी भी हम नेचुरल रेसिपीज़ देते हैं, क्योंकि हम फर्मेंटेड फूड यूज़ करते हैं। लाइव फर्मेंटेड फूड में B12 हम नेचुरली, जैसे कांजी है, स्प्राउट्स हैं, और भी ऐसी रेसिपीज़ हैं हमारे पास। प्लांट बेस्ड रॉ फूड पे ज़्यादा फोकस रहता है। वाइट चीज़ों को कम करते हैं, स्पेशली डेयरी और मीट एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं देते, प्रोसेस्ड फूड नहीं देते। और धीरे धीरे इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको इंट्रोड्यूस करके सिखा के हम इन बीमारियों से आपको बचाते हैं, निकालते हैं, रिवर्स कर। तो ये जो सैड रियलिटी है, इसको हैप्पी रियलिटी में बदलना है। या आपका जो पिरामिड है ना गलत, इसको अपसाइड डाउन करना है, ताकि ये डाटा है ये सही किया जा सके। जो आपके सामने ये डाटा आ रहा है ना, इसको ठीक करना है। तो फाइबर डाइट बढ़ानी है। ये देखिए, ये सब प्रोटोकॉल्स ऐसे ही नहीं बना दिए, इस पे रिसर्च हुई है। ये सब हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में है। हमने अपने क्लिनिक्स पे हमने ये रिवर्सल देखे हैं, आपको बाद में रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। तो खाना चबा के खाइए, कैसे खाइए, पूरा माइंडफुली खाइए, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करके खाइए, बीच बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज़ कीजिए। क्या हुआ था एक्चुअली, 100 साल पहले से हमें पता है, सन 1924 का नोबेल प्राइज़ वार्बर इफेक्ट के लिए डॉक्टर ऑटो वार्बर्ग को दिया गया। इन्होंने बताया था कि हमारे जितने कैंसर सेल्स हैं उनको शुगर बहुत पसंद है, और आपको भी शुगर बहुत पसंद है, तो नेचुरली कैंसर कॉमन हो गया। हाई कैलोरी फूड खाने से और हाई प्रोटीन फूड खाने से कैंसर सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है, और फैट नहीं ये पचा पाते क्योंकि इनका माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है, इनकी भूख बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं। तो जो हम डाइट आपको दे रहे हैं, ये इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ साथ आपको कैंसर से भी प्रिवेंशन देती है। तो आप समझ सकते हो, अब आपकी 1 कप चाय 100 कैलोरी का मतलब 3 किलोमीटर की सैर, 2-3 कप चाय हो गई दिन की, हो गए 10 किलोमीटर। और ये तो सिर्फ चाय है, इसके साथ मट्ठी रस भी तो चाहिए। तो इस तरह के स्विच नहीं करोगे चेंजेस जब तक, तब तक कैसे आप समझ सकते हो कि हम इंडिया में बीमारियां कम कर लेंगे? काय को डायबिटीज़ कैपिटल है, आपको पता है इंडिया, इसीलिए सबसे प्यारा हमारा चाय का प्याला, अंग्रेज गुलाम छोड़ गए हमें बना के इस आदत को। और दूसरा हमारी आइसक्रीम। अब आइसक्रीम बनाने वाले बास्किन रॉबिन्स के मालिकों तक ने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया, डेयरी फ्री हो गए वो, उन्होंने अपने शेयर वेयर भेज दिए बास्किन रॉबिन्स के, और खुद वो वीगन डाइट रेकमेंड भी करते हैं, खुद भी लेते हैं। इसको याद रखेंगे तो डाइट को ठीक कर पाएंगे। ये ग्राफ जो आपका है ना इंसुलिन हाई वाला, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज करनी है। अब ये डायग्राम जो है ये फलसफा है डायबिटीज़ का। आप जो भी खाते हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज कहाँ जलता है? मसल्स में। ये हम आपको एक्सरसाइज एंटी ग्रेविटी सिखाते हैं, या फिर आपको करता है मोटा, फॉर ओबेसिटी। फिर यही ओबेसिटी दोबारा आपको देती है डायबिटीज़, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट कॉज ही ओबेसिटी है। इस पूरी डायग्राम में सिर्फ एक ये एरो है जो बाइलेटरल है, यानी दोनों तरफ का है। इसका मतलब बॉडी ने अभी भी कुछ हमारे पास, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी बॉडी की बहुत ही अमेजिंग सेल्फ हीलिंग पावर है। हमारी वाइटल फोर्स हमें बीमार नहीं चाहती, बट हमें उसकी नॉलेज नहीं है कि उसको यूज़ कैसे करें। इस सेल्फ हीलिंग कुछ करना ही नहीं है, खाना छोड़ना है बस थोड़ी देर के लिए। कैसे दिखाता हूँ। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, बॉडी नहीं चाहती है ग्लूकोज यहाँ रहे, जो मैंने बोला ना, सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट, अडाप्टेशन। अब ये अडाप्टेशन है, ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा तो ऑर्गन्स पे डैमेज होगा, ये हम सब जानते हैं। तो बॉडी इस ग्लूकोज को कम करने के लिए कुछ तरीके अपनाती है। वो क्या है?
ये इस ग्लूकोज को, ये इंसुलिन यहाँ पैंक्रियास से सेक्रेट होता है और इसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ये एक फैट है, तो ग्लाइकोजन होता है तभी हमारे को देखा आपने अर्बन पॉपुलेशन में फैटी लीवर कितना कॉमन है। उसके अलावा यही ग्लाइकोजन से शब्द आया है ग्लिसराइड, जो ट्राईग्लिसराइड आप चेक करते हो, जो कोलेस्ट्रॉल में बढ़ते हैं और फिर वो आपको इन्फ्लामेशन देते हैं आपकी आर्टरीज में, जिससे ब्लॉकेज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक होते हैं। आप समझ रहे हो, जो आप अलग अलग बीमारियां गिन रहे थे, ओबेसिटी, फैटी लीवर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सब अलग अलग नहीं, एक ही प्रोसेस का अलग अलग रूप है। अब जब आप खाना नहीं खा रहे हो, लंबे टाइम तक भूखे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज कर रहे हो, अब बॉडी को तो अपनी एनर्जी चाहिए ना, ये ग्लूकोज चाहिए, कहाँ से लाएगी बॉडी? अब यहाँ से तो आपने ताला लगा दिया, बंद कर दिया डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो पैंक्रियास फिर एक हार्मोन छोड़ता है जिसको कहते हैं ग्लूकागन, जो है फैट बर्निंग हार्मोन। अब ये ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और फिर ये ग्लूकोज बॉडी यूज अप करती है। तो अब समझे कितनी अमेजिंग सेल्फ हीलिंग पावर है, कैसे आप फैटी लीवर को ठीक कर सकते हो, कैसे अपनी बॉडी में शुगर के लेवल। और एक मिथ फैला रखा है कि भाई डायबिटिक पेशेंट को तो व्रत रखना ही नहीं चाहिए, तो फिर कैसे भाई डायबिटीज़ को ठीक करे, दवाइयाँ छोड़े कैसे? अब दवाइयाँ नहीं छूटेंगी तभी तो हमारे को मज़ा आएगा, हम डॉक्टरों को फीस मिलेगी और हमारी दवाइयाँ बिकेंगी। तो सेल्फ हीलिंग को कैसे यूज़ करने दिया जा सकता है? तो तभी तो आपको गलत गाइडलाइंस देनी हमारा फ़र्ज बनता है, समझे आप? ये मैं सब सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, समझ लीजिएगा। कई लोग पूरा वीडियोस देखते नहीं है और फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमें सरकाजम को भी नहीं समझ पाते। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, ये भी वेदों में हज़ारों साल से लिखा है, लेकिन फिर भी हमें क्योंकि नई नॉलेज पसंद है ना, ज़्यादातर हमें फैट चाहिए। 2016 में एक नोबेल प्राइज़ दिया, 2 नोबेल प्राइज़ नॉलेज को हमने यूज़ ही नहीं किया। सोचो, ये बताया इन्होंने कि योशिनोरी, डॉक्टर योशिनोरी ने, कि कैसे हम ऑटोफेगी को यूज़ करके अपनी बॉडी के ग्लूकोज या इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं और कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। इन्होंने नाम टर्म दिया ऑटोफेजी, यानी सेल्फ ईटिंग, अपनी बीमारियों को खुद खा जाओ। जो मैंने अभी बात बताई ना, वाइटल फोर्स खुद ही खा जाएगी। तो जितना हम फास्ट रखते हैं उतना इंसुलिन कम होता है, ये टाइम के हिसाब से, और जितना लंबा फास्ट रखे उतनी ऑटोफेगी बढ़ती है। तो अगर आप लंबे फास्ट रोज नहीं रख सकते तो महीने में एक बार रख लो, 2 महीने में एक बार रख लो। और फास्टिंग के भी सही तरीके हम पूरे इस वेबिनार्स में सिखाते हैं, जो हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम है, क्योंकि फास्टिंग के बाद क्या खाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप फास्टिंग के बाद फिर केला खा लो, फ्रूट्स खा लो, तो आप फास्ट का पूरा यूज़ नहीं करते, जो आप लोग करते हो नॉर्मली फास्ट। कल भी करवा चौथ रखोगे आप लोग तो देखना फ्रूट खा लोगे, बीच में सरगी खा लो के सुबह पहले तो, और फिर फास्ट करोगे उसके बाद फ्रूट खा लोगे या चाय पी लोगे, तो क्या साइंस उसका फ़ायदा उठा पा रहे? ठीक है। सिमिलरली ये ऑटोफेजी आपके सामने है, जो आपके सेल्स खराब हो रहे हैं बॉडी उन्हीं को खा जाती है और फिर इनके न्यूट्रिशन को तोड़ के दोबारा नए सेल बनाती है। तो एक तरह से अपने आप को पुनर्नवा कर रहे हो, नया जीवन दे रहे हो, अपने नए सेल्स को रिन्यू कर रहे हो, और इससे आप एजिंग को भी रिन्यू कर रहे हो, अपने सेल्स की एज भी हटा रहे हो, कम कर रहे हो। इतने सारे फायदे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, फिर भी हम नहीं यूज़ कर रहे ढंग से इसको, जबकि हमारे वेदों में इतने सालों से लिखा गया। बट फिर वही बात, वही हमारी एडवर्टाइजमेंट, फास्टिंग के लिए स्पेशल थालीज कैसे बिकेंगी फिर? तो ये ध्यान रखिए, आपका वेट कम करती है फास्टिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो सभी बीमारियां कम होगी जितने भी आप नाम लो। इवन न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज यानी कि अल्जाइमर और पार्किंसन को भी रिवर्स आप कर सकते। और ये हमारे महर्षि वाग्भट ने अपनी किताब में लिखा था कि कैसे हमें सिर्फ भूख लगने पे खाना खाना चाहिए, घड़ी के हिसाब से नहीं, तब भी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज़ करते हैं। तो ये आपका फेवरेट जो डाइट पिरामिड है ये सही नहीं है, इसका उल्टा होना चाहिए। आपकी 70-80% कैलोरीज दिन भर की सब्जियों से, नट्स से, स्प्राउट से आनी चाहिए। फिर आप बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेनस काम करते हो तो मीट डेयरी के बारे में सोचो, जो मुझे नहीं लगता हम वेबिनार वाला कोई भी करता है। और बड़े मिथ फैला दिए, आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, डायबिटीज़ बढ़ेगी। अरे भाई, जो चीज़ छोड़नी है, दूध, उसको तो बोलो कोई, वो तो बात ही नहीं करता। चाय छुड़वाओ, वो कोई बात नहीं करता। तो ये आपका नाश्ता है ना, देखो आपके सामने। अब आप समझ पा रहे हो कैसे डायबिटीज़ मिल रही है। रोज सुबह सुबह इतनी इंसुलिन निकलवा दी बॉडी से रास्ते में कि भाई अब जो है सारा दिन बॉडी फैट जोन में जा रही है, फैट स्टोरिंग जोन में जा रही है। यही नॉर्मली नाश्ता करते हैं ना आप लोग, सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट है आपका ये। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, देखो। सुबह सत्तू ले लिया एक्सरसाइज के बाद, स्मूदी ले ली, ग्रीन स्मूदी, और ये
अब सुबह 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 ये जो आपको पत्ते मैंने 70-80 ग्राम बताए थे वो अंदर चले गए, फाइबर भी मिल गया, इंसुलिन भी नहीं बढ़ा। ये लंच हो गया। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम लोग फॉलो करते हैं। अभी इसमें कितना न्यूट्रिशन है देखो, इस थाली में सारे विटामिन पूरे हो गए। फिर बोलोगे इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी सेल्स हमारे विटामिन मांगते हैं, विटामिन आप कम रखते हो क्योंकि आपका तो नाश्ता ये है, ये। तो सिमिलरली इस तरह के खाना अगर आप खाओगे दिन भर में कम से कम एक मील रहो तब होगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज द किंग, कोई करता नहीं, किंग ही नहीं आपके पास। न्यूट्रिशन इज द क्वीन, न्यूट्रिशन में भी गलती है, किंग और क्वीन है नहीं तो कौन सा आपका हेल्थ का जो किंगडम है हेल्दी कैसे रहेगा। तो एक्सरसाइज सिर्फ एक वॉक करना एक्सरसाइज नहीं होती, एक्सरसाइज के 5 बेसिक टाइप्स है, ये पांचों हम सिखाते हैं इसमें लाइव क्लासेस में, और इनका एक गाइडेड मिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर थायराइड पेशेंट जिम ज्वाइन करे तो उसका थायराइड कम नहीं हो सकता, बट अगर थायराइड पेशेंट एरोबिक्स ज़्यादा करे यानी कार्डियो एक्सरसाइज करे और अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने की कोशिश करे तो वो अपने थायराइड ग्लैंड की डिमांड क्रिएट करके अपने थायराइड के हार्मोन्स को बढ़ा सकता है। और लोग कहते हैं थायराइड की गोली नहीं छूटती, छूट सकती है प्रोवाइडेड आप। सिमिलरली हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है जिससे आप बीपी कम कर सकते हो, अपनी ब्लॉकेजेस खोल सकते हो। बट नाइट्रिक ऑक्साइड सीधा ब्लड में नहीं आता, वो आर्टरीज में ही रहता है। अब उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो आप कर नहीं रहे, तो फिर कैसे उसका फ़ायदा उठाओगे। इस तरह की छोटी 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 इन्फॉर्मेशन हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, सिखाते हैं। तभी हम ये एक बिहेवियरल प्रोग्राम हमने बनाया 3 महीने का। 3 महीने में हम आपको ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो आप खुद फॉलो करके अपने और अपने परिवार के आने वाली जनरेशन तक की बीमारियों को बचा सकते। अब एक्सरसाइज जब तक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे नहीं, इंसुलिन के रिसेप्टर ठीक होंगे, ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था स्ट्रेस स्टेरॉइड की तरह काम करता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स, कुंभक, मेडिटेशन, योगा, आसन, ये सब हम यूज़ करते हैं। ये सब के भी लाइव डेमो होते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेस मतलब चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क है ना, बिल्कुल यही बात सही। तो रोज रोज चिंता करके आप रोज रोज मर रहे हो, धीरे धीरे अपने सेल्स को डैमेज दे रहे हो, चिता की तरफ ले जा रहे हो। और कैसे ये साइंस है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के पीछे में, कोई नहीं करता ना कोई बताता है। हम ब्रीदिंग को जानबूझ के स्लो कर सकते हैं, प्राणायाम का यही सक्सेस का रेट है। और इससे फिर हम वेगस नर्व को, अपने ब्रेन को हैक कर सकते हैं ये बताने में कि भाई हमें स्ट्रेस नहीं है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसके बारे में भी बहुत कम नॉलेज हमें है। और मैं कॉमन फैक्टर्स बताऊंगा आपके। तो जीनो एस्ट्रोजन की मैंने बात की, जीनो एस्ट्रोजन हमारे पास आता है दूध, डेयरी प्रोडक्ट से तो आता है, और जितने भी इमल्सीफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, फूड एडिटिव कलर्स हम यूज़ करें, ये सब जीनो एस्ट्रोजन की कैटेगरी में। जीनो एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारे फैट में जाके स्टोर हो जाता है। जीनो एस्ट्रोजन जल्दी बॉडी से नहीं खत्म होता, जितना आपका फैट उतना जीनो एस्ट्रोजन का नुकसान ज़्यादा। फिर ये क्या करता है, फॉल्स ट्रिगर करता है जिससे प्रोस्टेट बढ़ता है, प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल ट्यूमर, फाइब्रॉइड्स, ये सब बीमारियां ये देता है। तो ये आपके सामने जीनो एस्ट्रोजन मैंने बताए। और हाँ, एक और फेवरेट आपकी चीज़, हेयर कलर मैं मिस कर गया। जितने भी कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करते हो और सबसे ज़्यादा उसमें मात्रा हेयर कलर की है। अब आप बोलोगे ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन हो रहा है, लेडीज़ को पसंद भी तो बहुत है जवान दिखना, ये तो है नहीं कि बॉडी का वेट कम करके शारीरिक रूप से जवान दिखे। या आपको सीढ़ियाँ चढ़ने को बच्चा बोले तो हाफ ना जाएं आप, जीभ ऐसे बाहर ना लटकने लगे, लेकिन हमें जवान बालों से ही दिखना आता है सिर्फ। तो लो, फिर बीमारियाँ तो फिर आएंगी ना। अब ये कॉमन चीज़ें जो जीनो एस्ट्रोजन का घर है, देखिए आपकी सॉस, किसान के उस पर लिखा है 28% टोमेटो पेस्ट है, और किसान नहीं, सभी सॉस में ऐसा ही है। बाकी सब जो है ये सब रेगुलेटर्स, ये सब इमल्सीफायर, ये सब एक्चुअली जीनो एस्ट्रोजन है। सिमिलरली आपका तन की शक्ति, मन की शक्ति, जिसके बिना आपके बच्चों की हाइट ही ना बढ़ती है शायद, देख लीजिए कितना परसेंट माल्ट एक्सट्रैक्ट है, ओनली 40, बाकी सब जीनो एस्ट्रोजन। सिमिलरली चोकोस, आपके जो फेवरेट रियल और बाकी फ्रूट जूसेस, सिर्फ 1.2% जूस है, बाकी क्या है सोच के देखो आप। आपकी फेवरेट रियल का जूस देखो, 12% कॉन्सेंट्रेट ओनली। मैंगो में मैंगो पल्प ओनली 19, बाकी सब ईस्ट्रोजन, जीनो एस्ट्रोजन। या आपके फेवरेट स्प्रेड्स जो आजकल बच्चे रोज अपने ब्रेड पे लगा के खा रहे हैं, ब्रेड इटसेल्फ, खुद भी ब्रेड अपने आप में भी जीनो एस्ट्रोजन का घर है क्योंकि इतने उसमें मैदा और इमल्सीफायर्स हैं। अब एक कॉमन चीज़ है, आप देखो कैलोरी डेफिसिट की बात हम कर रहे हैं अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, और ये आपके सामने कैलोरीज है।
आते हैं ना आपके बच्चे रोज ट्यूशन जाते वक्त, इनमें से एक आध चीज़ तो होती है, तो अब देख लो सामने आपके। एक लेस का बड़ा पैकेट आपको चाहता है 11 किलोमीटर वॉक करवाना, करते हो आप? अब समझ लो, ये आपकी फेवरेट इमल्सीफायर से बड़ी आइसक्रीम जो आप बाहर से खा रहे हो, ये सिर्फ जीनो एस्ट्रोजन है और कुछ नहीं है। भरी हुई चीनी भरा हुआ, कभी उस पर पढ़ा करो कि कितने इसमें शुगर है, तब समझ आएगी। नॉर्मल ये जो फ्लेवर्ड लस्सी मिल रही है ना आजकल, ये अमूल की हो मदर डेयरी की हो, एक बार खरीद के उसके पीछे देखना, मैंगो लस्सी, रबड़ी लस्सी, ये सब मदर डेयरी से खरीदना, पीछे देना, 100 ml में 19 ग्राम चीनी है, यानी कि 180 ml की वो बोतल है, 8 चम्मच चीनी है उस इतनी सी बोतल में। अब आप बोलोगे भाई हम तो कुछ खाते ही नहीं है, बट गर्मी लग रही है आज बहुत, चलो एक लस्सी हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? घर में बनाओगे लस्सी, चीनी डाल भी दोगे तो कितनी डाल लोगे एक गिलास में, एक या दो? 8 चम्मच चीनी डालोगे, और घर का ग्लास भी लस्सी का 300 350 ml का होता है, उसमें तो 16 चम्मच होगी उनके हिसाब से। तो अगर बास्किन रॉबिन्स के मालिकों से नहीं हम सीख सकते, तो फिर तो शायद सीखना बड़ा मुश्किल। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं प्रीवियस बैचेस के, देखिए कितने लोगों ने कितना कितना वेट लूज किया है। मेरी मदर का केस है, इन्होंने अपनी डायबिटीज सिर्फ इंटरमीडियंट फास्टिंग से रिवर्स कर लिए, पूरा साल भर इंटरमीडियंट फास्टिंग पे रहती है। फैटी लिवर रिवर्स किया सुनीता जी ने। सिमिलरली रिपोर्ट्स आपके सामने, विद इन 40 डेज आप देखो डायबिटीज़ कहाँ 10.9 थी और कहाँ 6.1 आ गई। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये सब रिवर्स हो सकता है, ये हमारे प्रीवियस बैचेस के रिजल्ट्स हैं। हार्ट की ब्लॉकेजेस तक, जहाँ इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था हार्ट का, जो बढ़ गया इन्हीं सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर। बीपी की दवाइयाँ लोगों ने छुड़वाई हैं अपनी, पैरालिसिस तक रिवर्स हुआ है। ये अब आपके कुछ केसेस में, इसके मैं गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन गॉल स्टोन्स तक भूल गए हैं लोगों के, यही डाइट प्रोटोकॉल्स फॉलो करके। AN ये कहती है कि बिना स्टेरॉयड के, दुनिया कहती है कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज तो एक बार बन गई, कम की नहीं जा सकती, इस तक को रिवर्सल में आया जा सकता है। यानी कि जितनी ऑटो इम्यून डिजीज है, गठिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज़ भी अब इसी में आती है, अल्जाइमर, ये सब का डैमेज हम कम कर सकते हैं ढंग से डाइट यूज़ करें। और ये कैल्शियम स्कोर देखिए, ये हमारा बड़ा फेवरेट केस है। इनकी ब्लॉकेज ऑलमोस्ट 100% थी, और इनको आज से 3 साल पहले से बाईपास बोला हुआ है, ओपन हार्ट वो भी। और क्योंकि इनका एंगस्टन स्कोर जो नॉर्मली हम कराते हैं ना, 400 का मतलब होता है कि आपकी 100% ब्लॉकेज, ये इनकी देखिए लिखा हुआ है। इनका स्कोर 2400 था जब हमारे पास है, अब तो ये 2000 से भी नीचे है, और इनकी ब्लॉकेजेस देखिए अब 70% रह गई जो 100% थे। सेम प्रोटोकॉल फॉलो करके इनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी हैं, हमारे पास अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। सिमिलरली फीमेल डिसऑर्डर्स, एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस तक ट्रीट हो सकता है। लोग बोलते हैं ये रिवर्सिबल है, इसके लिए यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, सर्जरी। ये देखिए एंडोमेट्रियल थिकनेस भी ठीक हो गई और एंडोमायोसिस भी खत्म हो गया। ये एक हमारे कैंसर केसेस हैं जो अभी तक बिना कीमो के, इनकी सर्जरी हो गई थी, इज़ ऑलरेडी ए पैरालिसिक पेशेंट, और इनको 4 साल से 3 साल से हमारे साथ 4 साल से हैं, बिल्कुल कोई रिवर्सल है, कोई कैंसर सेल्स दोबारा डेवलप नहीं हुई। हर साल हम इनका MRI और पेट स्कैन कराते हैं। और ये पूरी जी इनका रीनल कैंसर का केस एक रिवर्स हुआ था, ये देखिए कैसे लिखा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। अब MRI डॉक्टर ने बोल दिया और MRI की ज़रूरत नहीं है, इनको किडनी रिमूवल के लिए बोला गया था। सिमिलरली इनफर्टिलिटी के तो बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, क्योंकि PCOD इज़ द कॉमनेस्ट कॉज फॉर इनफर्टिलिटी नाउ डेज, और मोटापा भी। इनके तो केसेस हमारे पास बहुत सारे हैं जो ठीक हुए हैं। सिमिलरली ये प्री मैलिग्नेंट लीजन था, सिर्फ 15 दिन में हील होना शुरू हो गया, जो कि 4 महीने से हील नहीं हो रहा था। तो ये कल्सर था टाइम पे जो आगे जाके कैंसरस हो रहा था। इवन डॉग्स में भी, ये डॉग्स का केस है, हमने डॉग्स में भी यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है, ये देखिए पहले और ये बाद का केस है। दवाइयाँ ऑफकोर्स हमने दी, साथ ही साथ देखिए कितना छोटा रह गया ये कैंसर। इसके साथ साथ हमने इसमें डाइट भी हमने बोली, जो आप कल डॉग फीड दे रहे हैं ना, डॉग्स में बहुत कॉमन होता जा रहा है कैंसर, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं NGO से, डॉग हाउसेस से। तो उसमें हम देख रहे हैं कि कैंसर बहुत, क्योंकि ना डॉग्स को बेसिकली प्रोटीन्स बहुत खिलाया जा रहा है इन डाइट में, मीट बहुत देते हैं, मिल्क बहुत देते हैं, और मैं भी ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ इसी पैटर्न को फॉलो करके। तो अब इन दी एंड मैं ये कहूँगा, पहले तो अपने मिथ हटा दीजिए, इट्स नॉट जेनेटिक्स, इट्स एपीजेनेटिक्स। आपकी आदतें आपके जीन्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते। तो एपीजेनेटिक्स आप ध्यान रखिए, अपनी वर्तमान की
हैबिट्स को चेंज करके आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो ये होगी या नहीं, और सिर्फ अपना नहीं, अपने आने वाले जनरेशन्स का। ये मैं हमेशा लास्ट में ज़रूर समराइज़ करता हूँ। अब समझ आ रहा है आपको क्यों आपको सारा दिन कैलोरीज मिल रही, कैसे आप उस फैट स्टोरिंग जोन में हो, हाई इंसुलिन जोन में, और क्यों बास्किन रॉबिन्स की तरह हमें भी आइसक्रीम खाना छोड़ देना चाहिए। यही सब चीज़ें सिखाने के लिए हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम हैं, हम कोई भी मिठाई नहीं खा रहे हैं, कोई भी शुगर नहीं खा रहे हैं, फिर भी क्यों हमारे शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जो हमारी इंडियन डाइट है ना, बेसिकली कार्ब रिच डाइट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब रिच डाइट नहीं है, सिंपल कार्ब रिच डाइट है। क्योंकि क्या होता है हमारा जनरली का फूड, हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना? तो रोटी क्या है? प्राइमरीली ग्लूकोज। चावल क्या है? प्राइमरीली ग्लूकोज। अच्छा चलो खा भी लो, आई अंडरस्टैंड कि वो खाने बिना कैसे भी होगा, बट लेकिन ना हम उसको कंबाइन नहीं करते हैं विद द थिंग्स विच कैन प्रिवेंट द ग्लूकोज स्पाइक्स। जैसे कि क्या हम हमारी प्लेट में आधी प्लेट, जैसे अगर हम अपनी एक प्लेट देखें, उसमें आधी प्लेट शुड बी फाइबर एंड ओनली फाइबर। 50% और ऑफ आवर फूड इज फाइबर। वो किससे मिलेगा हमको? सैलड से, स्प्राउट से। क्या हमारी डाइट में वो होता है? नहीं होता है। हमारी डाइट में अगर सैलड या स्प्राउट होगा भी तो 2 स्लाइसेस कैरेट के, 2 स्लाइसेस खीरा, 1 स्लाइस टमाटर का, दिस इज व्हाट आवर सैलड कंसिस्ट ऑफ। लेकिन होना चाहिए इसके ऑपोजिट। half of the plate should be covered by the fiber, the good fiber. वो भी carbs हैं, they are also some sort of carb, but they are complex carbs. Resistant starch होता है उनमें. You know, resistant starch is a very good fiber to prevent glucose spike in a diabetic patient or otherwise. तो this is how we have to manage our food. सब कुछ घर के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है, but proportions change करने हैं. चावल लेना है, 1 कटोरी चावल दीजिए, उसके साथ 1 छोटी सी कटोरी दाल दीजिए. आप अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर उसके साथ रखिए, अच्छा सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक रखिए इन द फॉर्म ऑफ राइस कांजी, रागी अम्बली, इन द फॉर्म ऑफ योर फर्मेंटेड फूड्स एंड वेजिटेबल्स. सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक आवर डाइट. सिर्फ प्रोपोर्शंस चेंज करने हैं. जो चीजें हम नहीं खाते हैं, 1-2 उनको डाइट में डालना है. अब मिलेट्स आर अ वेरी गुड सोर्स. they have a better protein profile, they have a better fiber profile compared to wheat and rice. तो उन मिलेट्स को डाइट में इंट्रोड्यूस करना है. कोई मुश्किल नहीं है. जैसे दलिया बनाते हैं वीट का, जैसे चावल बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं दाल चावल की, वही उन्हीं मेथड से बस मिलेट को कुक करके खाना है. So it's like it's all about making the right choice rather than just लोगों की बातों पे नहीं जाना है कि प्रोटीन हमें बहुत जरूरी है, प्रोटीन फाइबर सप्लीमेंट जब तक नहीं लेंगे. आजकल बहुत सारे हर्बल प्रोटीन पाउडर्स भी आ रहे हैं, है ना? आप बोलेंगे कि ठीक है वो तो वीगन ही है, बट लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड दोस प्रोटीन पाउडर्स, और कितना सिंथेटिक तरीकों से वो बना हुआ है. तो ऐसा नहीं है. प्रोटीन भी डाइट में, अगर आपको अच्छा डाइट चाहिए, अगर आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ये डिमांड करती हैं कि हमारा प्रोटीन डाइट में ज्यादा होना चाहिए, तो उनको भी आप नेचुरल तरीकों से लीजिए. हमारे पास कितने तरीके के नट्स एंड सीड्स हैं विच कैन प्रोवाइड अस दोस काइंड ऑफ प्रोटीन्स. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हेन टू ईट. जैसे डॉक्टर जयंत ने भी स्ट्रेस किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग है. ये नहीं कि आपको वो जोन समझाया कि इंसुलिन का जो रिलीज होता है, हमको कम से कम 4 से 6 घंटे का अपने बॉडी को वो टाइम देना चाहिए टू गो फ्रॉम वन मील टू अनदर. तो ये सब चीजों को ही ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन के लिए डाइट क्रिएट की जाती है, विच इज ऑल प्रॉब्ली ज्यादा हमारी वैदिक और एंशिएंट रूट्स एंड द करेंट साइंटिफिक नॉलेज जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए डाइट बनाई जाती है. ना कि हमें अगर सम फूड इंडस्ट्री, सम न्यूट्रिशन इंडस्ट्री या सम सप्लीमेंट इंडस्ट्री हमें कह रही है कि ये बड़ा अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल है जी, इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये बहुत अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल है, इससे आपको इतना प्रोटीन मिलेगा. ये सब चीजों में हम बिलीव नहीं करते. हम सिर्फ बिलीव करते हैं शुद्ध अपने प्योर देसी खाने में. उसको बस किस तरीके से बैलेंस करना है, दैट इज व्हाट अबाउट दिस प्रोग्राम इज अबाउट. सब कुछ लाइक आई सेड कि घर में ही मिल जाएगा, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना. सिर्फ वो चीजें लेनी पड़ेंगी जो इजीली अवेलेबल हैं,
सदियों सदियों से हमारे देश में पाई जाती है, बस हमको उसको यूज करने की आदत नहीं होती है, बिकॉज सबकी फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई है। जो काम सबसे इजी हो सकता है हम वो उस करने में बिलीव करते हैं। बट लेकिन हम आपको प्रोग्राम में यही सिखाते हैं कि उन चीजों को भी कैसे इजी तरीके से यूज कीजिए, कैसे प्रेप मील प्रेप कीजिए, कैसे स्टोर करके रखिए चीजें विच कैन बी यूज लेटर। Any questions regarding the diet that you need to understand? Healthy fats का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए nuts and seeds बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी डाइट में। Any questions regarding the diet or anything that you want to ask about, your routine lifestyle? We would be happy to answer.